हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। अभी तक हमने देख लिया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में हम इंट्रोड्यूस करा रहे थे। तो पहले एक बात देख लेते हैं कि जैसे ही हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किया, उसको जब हम किसी कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के ऊपर डाल रहे हैं तो पॉसिबल कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, इनके पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, उसको जानने से पहले एक और चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही हमारे पास एक डिज़ायर्ड जीन होता है, उसको हम जब वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो क्या सारे वेक्टर में वो डिज़ायर्ड जीन आके इंट्रोड्यूस होता है। ऐसा बोलने में बहुत आसान लगता है कि जो डिज़ायर्ड जीन हमने ले लिया उसको हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, वेक्टर को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस किया और हमें मिल गया एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बहुत ही कम डीएनएज जो होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट बन पाते हैं। तो जब हम दोनों को एक साथ इंक्यूबेट करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। आइदर ये हो सकता है कि जो वेक्टर है वो डिज़ायर्ड जीन के साथ ही लाइगेट हो जाए और फाइनली हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाए। ओके। और एक दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि जो वेक्टर है हमारे पास, वो वेक्टर खुद से ही लाइगेट हो जाए फिर से, क्योंकि हमने एक ही कट लगाया है और डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करते हैं, इसी वजह से वो खुद से फिर से लाइगेट होने के चांसेस भी होते हैं। तो अगर ये केस बन गया, सेकंड केस अगर बन गया, तो ये इसको बोला जाता है सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। ये दोनों केस पॉसिबल है और ये दोनों ही केस टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हम ये डिज़ायर्ड जीन को और वेक्टर को डालते हैं तब इस मिक्सचर में हमें मिल जाता है। इसके बाद ये मिक्सचर मिलने के बाद हम क्या करते हैं, जनरली होस्ट सेल को लेते हैं, उनको कॉम्पिटेंट बनाते हैं और ये जो मिक्सचर है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए। लेकिन जब इस मिक्सचर के अंदर दोनों ही पॉसिबल कंडीशंस प्रेजेंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है और सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर भी है, तो इन दोनों में से ये जो होस्ट सेल्स हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स हैं, इनके अंदर तो कोई भी जा सकता है, राइट। आइदर सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर जा सकता है या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा सकता है। तो देख लेते हैं पहले कि ये क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाट हैपेंस आफ्टर इंक्यूबेटिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिखने की बजाय डीएनए इंक्यूबेटेड मिक्सचर आप ले सकते हो, वो ज़्यादा प्रॉपर होगा। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक मिक्सचर मिला था। ओके। इस मिक्सचर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी प्रेजेंट है और उसके साथ साथ सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि होस्ट सेल, जो कॉम्पिटेंट होस्ट सेल हमने लिया है, ये मान लेते हैं यहाँ पे इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है और इसके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने जेनरेट किया था वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये जो होस्ट सेल मिला इनको हम बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट सेल्स, क्योंकि ये इनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका है तो इनको रिकॉम्बिनेंट सेल बोल दिया जाता है। ओके। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इस होस्ट सेल के अंदर जो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर हैं वो आ जाए, और अगर सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर आ जाते हैं तो क्या ये सेल को हम रिकॉम्बिनेंट सेल बोल सकते हैं? इनको नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया ही नहीं है। लेकिन किसी तरह ये सेल ट्रांसफॉर्म तो हुए हैं, क्योंकि पहले इनके पास सिर्फ और सिर्फ खुद का जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ और एडिशनल जेनेटिक मटेरियल भी इनके पास है वेक्टर के फॉर्म में, तो ये सेल ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तो इनको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेंट। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जो पहला कंडीशन है होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का आना, उस केस में भी हम इस होस्ट सेल को ट्रांसफॉर्मेंट बोल सकते हैं। ओके। लेकिन इसमें हम और क्या ऐड करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट ऐड करेंगे ये टर्म, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हुआ है उसके साथ साथ ये रिकॉम्बिनेंट भी है। लेकिन सेकेंड केस में सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसफॉर्म हुआ है लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है, राइट। आपके एनसीईआरटी के अंदर जो पहला वाला कंडीशन है उसको रिकॉम्बिनेंट सेल बोला गया है और दूसरा वाला जो कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट बोला गया है, तो हम भी उसी वर्ड को यूज़ करेंगे। इसमें तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, भाई हम एक मिक्सचर को ऐड कर रहे हैं कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के अंदर, ये भी तो पॉसिबल है कि उस होस्ट सेल के अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल एंटर ही ना हो। ज़रूरी थोड़ी है कि कॉम्पिटेंट बन गया होस्ट सेल तो सारे जितने भी सराउंडिंग में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो सारा का सारा वो अपने अंदर ही ले लेगा। ये कंडीशन
हाइपोथेटिकल कंडीशंस होते हैं, ये बहुत ही कम अमाउंट में सक्सेसफुल होते हैं, उनके इनके सक्सेस रेट बहुत कम है। तो ये कंडीशन भी हो सकता है कि इनके अंदर कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं गया, और अगर ये कंडीशन हो गया तो इन सेल्स को क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बोलेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म हुए ही नहीं है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो फिर रिकॉम्बिनेंट होने का चांस ही नहीं है। ओके, सवाल ही नहीं उठता, ना ही हम इनको रिकॉम्बिनेंट बोल सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट टर्मिनोलॉजी तो हम तब यूज़ करेंगे जब आइदर कोई फॉरेन डीएनए उनके अंदर एंटर करे। ओके, तो ये सेल्स हो गए हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो हमारे पास 3 तरह के पॉसिबल कंडीशंस हैं। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो वेक्टर होते हैं, ओके, जो वेक्टर होंगे उनके पास हमने देखा था कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं उन वेक्टर में, जो कि वो प्रोवाइड करते हैं होस्ट सेल को, जैसे कि प्लाज्मिड्स के केस में होता था। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल लूँ PBR322 का, तो इसके पास 2 एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होता है। एक होता है टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जीन और दूसरा होता है एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन। और इन जीन्स के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है PBR322 में, उसके अंदर BAMH1 के लिए एक रेस्ट्रिक्शन साइट है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर ही PVU1 के लिए एक रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। तो अब हमें इस प्लाज्मिड के अंदर और ये वेक्टर के अंदर हमें डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करना है। तो हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट होता है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लेते हैं और कट करने के बाद जो डिजायर्ड जीन है उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट। ये सिंपल प्रोसीजर है। तो हमारे पास एक डिजायर्ड जीन होता है, उसको मान लेते हैं कि हम ये जो वेक्टर है इसको BAMH1 से कट कर रहे हैं। अगर BAMH1 से कट कर रहे हैं तो क्या ये जो जीन है टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंट जीन है वो इंटरप्ट हो चुका है अभी, राइट। हमने उनको कट कर लिया है और कट करने के बाद ये डिजायर्ड जीन को यहाँ पे लाइगेट भी कर दिया। अगर लाइगेट कर दिया है तो जो सीक्वेंस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था वो सीक्वेंस अभी इंटरप्ट हो चुका है, राइट। तो अब ये वेक्टर जब किसी होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो वो उस होस्ट सेल को टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं कर पाएगा, वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में वो होस्ट मर जाएगा। लेकिन उस होस्ट को अगर मैं एम्पिसिलिन मीडियम में रखूं तो वो जिंदा रहेगा। वो क्यों जिंदा रहेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन के लिए जो रेजिस्टेंट जीन था वो इंटैक्ट है, जैसा पहले हुआ करता था PBR322 में डिजायर्ड जीन को लाइगेट करने से पहले, वैसा का वैसा लाइगेशन के बाद भी ये जो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है वो वेक्टर में एज इट इज़ पाया जा रहा है, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं है। तो ये जीन तो फंक्शनल होगा डेफिनेटली, लेकिन ये जो टेट्रासाइक्लिन जीन है ये इंटरप्ट हो चुका है तो ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो ऐसे वेक्टर्स को जहाँ जो कि रिकॉम्बिनेंट हो चुके हैं, जहाँ पे कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर हमने इंट्रोड्यूस्ड किया है डिजायर्ड जीन को, तो ये अगर वेक्टर किसी होस्ट सेल के अंदर आ जाए, इसको हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखेंगे तो ये होस्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो होंगे एम्पिसिलिन मीडियम में ये सर्वाइव कर लेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो हमारे वेक्टर के अंदर प्रेजेंट होता है एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का प्रॉपर्टी, इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं किनको, रिकॉम्बिनेंट सेल से बाकी जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स हैं उनको, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट सेल्स ही हमें चाहिए। ट्रांसफॉर्मेंट सेल के अंदर तो सेल्फ लाइगेटेड वाले प्लाज्मिड प्रेजेंट है और हमें सेल्फ लाइगेटेड से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमारा डिजायर्ड जीन ही प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमें मतलब है रिकॉम्बिनेंट से। तो हमें इस मिक्सचर में ये जो होस्ट सेल का मिक्सचर था, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल का मिक्सचर था, इसके अंदर जो डीएनए डालने के बाद ये तीन पॉसिबल कंडीशंस जो हमें मिले थे, रिकॉम्बिनेंट सेल्स मिले थे, ट्रांसफॉर्मेंट्स मिले थे और एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मिले थे। इन तीनों में से हमें बस रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करना है, उनको अलग कर देना है। तो क्या ये मेथड हो सकता है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सेल रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा सेल नॉन रिकॉम्बिनेंट है या फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स है। तो ये एक मेथड होता है जिसको यूज़ करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलोनीज़ को। इसे बोला जाता है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक जीन, और फिर इन्हें बोला जा सकता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। एक डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करने के बाद वो पर्टिकुलर जीन इनएक्टिवेट हो गया, इसी वजह से इसको बोलेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और क्या हो सकता है मेथड सिलेक्ट करने का, रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट दोनों को अलग करने का? और क्या मेथड है? एक मेथड है हम एंजाइम कोडिंग जीन को यूज़ करके भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि एंटीबायोटिक कोडिंग जीन्स को यूज़ करके हमने सिलेक्शन किया था, वो हमने चेक कर लिया।
अब हम चेक कर सकते हैं एंजाइम कोडिंग जीन का यूज़ करके, मतलब कुछ ऐसे जीन प्रेजेंट होंगे वेक्टर के अंदर जो कि एंजाइम को कोड कर रहे होंगे। ओके, इनका यूज़ करके भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट को। ये समझने से पहले हम अभी जो हमने डिस्कस किया एंटीबायोटिक जीन के बारे में, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ PBR322 वेक्टर फिर से, और इस वेक्टर के अंदर अब मैंने PVU1 से इसको कट लगाया है। ओके, और आपको पता होगा PVU1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके लिए जो रेस्ट्रिक्शन साइट होगा वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर होता है। ये हो गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, यहाँ पे होगा PVU1 के लिए रिकॉग्निशन साइट, और ये है हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ओके, अब हमने क्या किया, कट लगाने के बाद एक डिजायर्ड जीन हमने लाया और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, इंट्रोड्यूस्ड करने के बाद ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है उसके अंदर एक न्यू डीएनए आ चुका है, डिजायर्ड डीएनए आ चुका है, और अब ये जो वेक्टर है ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। तो अब ये जो मिक्सचर्स होंगे, ओके, कुछ हमने ये भी देखा था कि कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बन सकते हैं और कुछ जो होते हैं सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर्स भी मिल सकते हैं। तो मिक्सचर में हमारे पास दो तरह के डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सेल्फ लाइगेटेड भी है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप, ये जो मिक्सचर हमें मिला है इनको कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के ऊपर इस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या किया, देखो ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं तो इसको ध्यान से समझना है। तो अब हमने क्या किया, जैसे ही एक मीडियम हमने लिया, मतलब एक प्लेट हमने लिया जहाँ पे कि ग्रोथ मीडियम प्रेजेंट है। ग्रोथ मीडियम वो मीडियम होता है जहाँ पे कि आपको सारे रिक्वायरमेंट्स मिलेंगे एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक थिन स्टिक के मदद से ये मिक्सचर में से एक छोटा सा कॉलोनी को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया इस ग्रोथ मीडियम में, फिर यहाँ पे कुछ को रखा सेल्स को, और यहाँ पे कुछ सेल्स को रखा। तो बैक्टीरियल सेल आपको पता होगा कि बहुत जल्दी रैपिडली ये लोग ग्रो करते हैं। अगर ये ग्रो करेंगे तो ये क्या होंगे, अपनी कॉलोनीज़ को अपना कॉलोनी बनाएंगे, अपना नंबर ये इंक्रीज करेंगे। तो ये खुद जैसे होंगे वैसा का वैसा कॉलोनी यहाँ पे जेनरेट हो जाएगा, राइट। तो मैंने देखा यहाँ पे 3 कॉलोनी जेनरेट हो चुका है कुछ टाइम बाद। तो ये जो 3 कॉलोनी है ये किस तरह से हो सकते हैं, यहाँ पे जो बैक्टीरियाज होंगे वो आइदर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हो सकते हैं, राइट, या फिर वो हो सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, या फिर यहाँ पे जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट है वो हो सकते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये तीनों तो पॉसिबल कंडीशंस है। हमने वही तो चेक किया था इससे पहले, हमने जो देखा था, हमने जो बात कर रहे थे हम उसमें हमने देखा था कि ये मिक्सचर्स में से रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो सकता है और ये सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड हो सकता है। उसको जब हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये तीनों कंडीशन पॉसिबल है। तो हम कैसे अब आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो कॉलोनीज़ है इन कॉलोनीज़ में से कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, उसको चलो चेक करते हैं। हमने क्या किया, एक और प्लेट हमने लिया और हमने 2 प्लेट्स लिए। ओके, एक प्लेट में हमने रखा एम्पिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक होता है जो कि बैक्टीरिया को किल कर सकता है। दूसरा प्लेट में हमने रखा टेट्रासाइक्लिन, ये भी एंटीबायोटिक होता है। ओके, और हमारे पास है 3 कॉलोनी। अगर आपको याद हो तो हमारे पास ये जो ग्रोथ मीडियम था, ग्रोथ मीडियम में 3 कॉलोनीज थे। यहाँ पे फर्स्ट कॉलोनी है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो पहला वाला कॉलोनी है उसको एम्पिसिलिन मीडियम में रखा, और हमने नोटिस क्या किया कि एम्पिसिलिन मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब हम ये पहले वाले कॉलोनी को टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ऐड करते हैं तो ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सर्वाइव कर रहा है। सेकेंड कॉलोनी को जब हमने एम्पिसिलिन मीडियम में रखा तो ये सर्वाइव कर रहा था, और इसको जब हमने टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखा तब भी वो सर्वाइव कर रहा था। ओके, थर्ड कॉलोनी को जब हमने एम्पिसिलिन में रखा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाया, और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन में रखने के बाद भी ये सर्वाइव नहीं कर पाया। तो इन तीनों में से भाई हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है, देखते हैं। तो पहला वाला कॉलोनी जो है वो एम्पिसिलिन मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है लेकिन टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि इसका जो प्लाज्मिड है और इसके जो वेक्टर हैं उनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में कुछ इंटरप्शन हुआ होगा, तभी तो वो जीन काम नहीं कर रहा है और इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाने की वजह से ही ये जो पहले वाले आपकी कॉलोनीज़ हैं ये एम्पिसिलिन मीडियम में खुद को बचा नहीं पा रहे हैं और मर रहे हैं। इसका मतलब ये जो पहला वाला कॉलोनी एम्पिसिलिन मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में जैसे ही हम पहले वाले कॉलोनी को रख रहे हैं ये जिंदा हो रहा है। इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है अभी तक।
तो ये वो कंडीशन है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में शो होता है, क्योंकि हमने एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन में ही कट लगाया है PBU1 से, ओके, और वहीं पे डिजायर्ड जीन हमारा इंसर्टेड है। तो ये पहला वाला कंडीशन जो है वो हमारा रिकॉम्बिनेंट सेल्स को शो कर रहा है। सेकंड वाला जो कॉलोनी है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड कॉलोनी एम्पीसिलिन में भी सर्वाइव कर रहा है और टेट्रासाइक्लिन में भी सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब ये वो सेल्स हैं और ये वो वेक्टर्स हैं जिनके पास बोथ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट है और टेट्रासाइक्लिन जीन भी प्रेजेंट है, दोनों में कोई भी इंसर्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये वो सेल्स होंगे जिनके अंदर सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड आए होंगे, राइट। और अगर सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड आए हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स, ओके। तो सेकंड कॉलोनी जो हो गया वो हो गया ट्रांसफॉर्मेंट। थर्ड कॉलोनी को देखते हैं। ये थर्ड वाले ना ही एम्पीसिलिन में सर्वाइव कर रहे हैं और ना ही टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव कर रहे हैं। इसका मतलब इन सेल्स में, ओके, इन कॉलोनी में जो सेल्स हैं इन सेल्स में ना ही एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है ना ही टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है। इसका मतलब उनके अंदर कोई वेक्टर गया ही नहीं है। इसी वजह से इनको कुछ भी दोनों ही मीडियम में सर्वाइवल का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये सेल कैसे हो जाएंगे, आपके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हो जाएंगे। तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल के बाद कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि पहला वाला जो कॉलोनी है वो है हमारा रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी जो हमें एक्चुअल में चाहिए, दूसरा वाला कॉलोनी ट्रांसफॉर्मेंट और तीसरा वाला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था जो हमें नहीं चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये पहले वाले कॉलोनी के जो सेल्स हैं इनको लेके जाएंगे फर्दर ग्रोथ के लिए, क्योंकि हमें बाकी दो कॉलोनीज तो चाहिए ही नहीं, हम क्या कर लेंगे उनको ग्रो करके, राइट। तो पहले वाले कॉलोनी के जो मेंबर्स हैं उनको हम बाद में लेके जाएंगे, उनको दूसरे ग्रोथ मीडियम में रखेंगे और उन सेल्स को ग्रो होने देंगे, ओके। ग्रोथ होने के बाद हम जानते हैं ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगा इनका, ओके। उसके बाद इनका ट्रांसलेशन होगा, इन जीन्स का ट्रांसलेशन होने के बाद हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट जो भी हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तो होप कि आप लोगों को ये इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इससे जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा वाला सिलेक्शन मेथड जो हमने देखा था एंजाइम जीन को यूज़ करके, ओके, एंजाइम कोडिंग जीन। ये किस तरह से होता है चलिए देखते हैं। तो एक वेक्टर है मान लो, ओके, उसके पास एक जीन प्रेजेंट है जो है लैक जेड। ओपेरन में आप लोगों को याद होगा जो लैक जेड जीन होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बनाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम होता है, ओके, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइड को हाइड्रोलाइज करता है। ये हमने लैक ओपेरन में देख लिया था। लेकिन यहाँ पे इसका क्या काम है, अगर इस वेक्टर में लैक जेड जीन प्रेजेंट है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये वेक्टर जब किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो ये क्या करेगा, अगर इस बैक्टीरियल सेल को हम एक ऐसे मीडियम में ग्रो करें, उसके जो सबस्ट्रेट है, ओके, सबस्ट्रेट के मीडियम में ग्रो करें, जैसे कि एक एग्जांपल है एक्स गैल। ये क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइड एक्स गैल को हाइड्रोलाइज करता है, इसको हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज करने के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है जो कि कलरफुल प्रोडक्ट होता है और ये ब्लू कलर का प्रोडक्ट होता है। ये सिंपल है, ओके। ये लैक जेड जीन यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस कर रहा है एंजाइम, और वो एंजाइम का काम क्या है, एक्स गैल जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट है उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है एंजाइम जो कि ब्लू कलर का एक प्रोडक्ट है। तो हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जब वेक्टर हम लेते हैं तो ये जो लैक जेड जीन प्रेजेंट है, इस लैक जेड जीन में भी कई सारे रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होंगे जहाँ पे कि हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसको कट कर सकते हैं। तो वो एंजाइम यूज़ करके क्या करते हैं, लैक जेड जीन को हम कट कर लेंगे और यहाँ पे हम अभी अपना एक डिज़ायर्ड जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन इसके पास जो लैक जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता था, अब वो प्रॉपर्टी नहीं रहा। मतलब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स होंगे, रिकॉम्बिनेंट सेल कौन से होते हैं, जिनके पास की ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होता है। तो अब जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स होंगे उनको अगर हम इस मीडियम में ग्रो कराएंगे, एक्स गैल के मीडियम में, तो क्या ये ब्लू कलर कॉलोनीज अभी दे पाएंगे? ये नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि इनके पास जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ही नहीं है। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं है तो एक्स गैल हाइड्रोलाइज अभी नहीं होगा। अगर एक्स गैल हाइड्रोलाइज नहीं हुआ तो ब्लू कलर फॉर्मेशन ही नहीं होगा। और ये कैसे बनाएंगे?
ये बना देंगे आपके वाइट कॉलोनीज, राइट। तो होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमें क्या पता चला, फाइनली हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स होंगे जिनके पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे और वो जो कॉलोनीज होंगे वो आपके वाइट कॉलोनीज होंगे, राइट। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स होंगे जिनके पास की ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना होके हमारे सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड्स अगर आ गए हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स क्या करेंगे, ब्लू कॉलोनीज फॉर्मेशन करेंगे। या फिर आपके एनसीईआरटी में और भी लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेंट जो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं, ओके, ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं जिनके पास डीएनए आया तो है लेकिन वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं आया है, तो ये कॉलोनीज ब्लू कलर के होंगे। तो इस तरह से दो मेथड्स होते हैं, अलग अलग दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू की हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को और रिकॉम्बिनेंट सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में रिकॉम्बिनेंट सेल्स को अलग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम इतने सारे बैक्टीरियाज को अननेसेसरीली ग्रो करना ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे, जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम उसी को ही ग्रो करेंगे। तो एक बार रिकैप देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने देखा कि जब हम एक डिज़ायर्ड जीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए से इंट्रोड्यूस करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, आइदर वो सेल्फ लाइगेटेड हमें मिलेंगे, ओके, या फिर हमें मिल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। जब हम इस मिक्सचर को कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं तब हमें तीन पॉसिबिलिटीज़ मिलते हैं। वो कॉम्पिटेंट होस्ट सेल आइदर रिकॉम्बिनेंट बन सकते हैं, ओके, या फिर वो बन सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, या फिर वो बन सकते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो उनके बाद इन तीनों में से हमें रिकॉम्बिनेंट सेल्स को अलग कर देना है बाकी दोनों से। तो ये करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास है एंजाइम कोडिंग जीन को इनएक्टिवेट करके, राइट। मान लेते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो एंजाइम जो कोडिंग जीन है उसमें जाके कट लगा रहा है, जैसे कि हमने देखा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो उसमें हमें दो तरह के कॉलोनीज मिले, एक होते हैं वाइट कॉलोनीज और दूसरे आपके पास आ जाते हैं ब्लू कॉलोनीज। इस सिलेक्शन मेथड को हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी बोल सकते हैं, इसीलिए कि ब्लू और वाइट अलग अलग कॉलोनीज अलग अलग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वाइट कलर कॉलोनीज हैं कौन फॉर्मेशन करेगा, जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स होंगे वो वाइट कलर के कॉलोनीज फॉर्मेशन करेंगे, और जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स होंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स जो होंगे वो ब्लू कलर के कॉलोनी फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा सिलेक्शन मेथड हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की मदद से हम कर सकते हैं। तो इनएक्टिवेट करते हैं हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के लिए। यहाँ पे क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स होते हैं वो एंटीबायोटिक सेंसिटिव हो जाते हैं, एंटीबायोटिक मीडियम में उनका डेथ हो जाता है, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स होते हैं या फिर जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स होंगे वो उस एंटीबायोटिक में सर्वाइव कर जाएंगे जिस एंटीबायोटिक जीन में कोई इंसर्ट नहीं आया होगा। तो ये था आज का इस वीडियो का, इस लेक्चर का ओवरव्यू जो भी हमने आज डिस्कस कर लिया है। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट सेल्स हमें मिला है उनका किस तरह से मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ कैसे होगा और उनमें से जो प्रोडक्ट आएगा उसका मास प्रोडक्शन किस तरह से हो सकता है, जो कि फाइनली हमें चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।